Hello dear students, my name is Sandhya Jain. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 9th Geography chapter 1 Man and Environment. In this chapter we will study Indian concept of environment. Environment की भारतीय अवधारणा क्या है या पर्यावरण के बारे में हमारे पूर्वज क्या सोचते हैं. Let's start इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट. प्राचीन समय से ही ह्यूमन और नेचर के बारे में डिटेल में बताया गया है. वेदों में तो नेचर यानी प्रकृति को माँ का रूप बताया गया है. स्वस्थ एनवायरनमेंट की चाह में मानव और पर्यावरण के बीच एक अच्छी जीवन शैली रही है. एनवायरनमेंट के प्रति ह्यूमन की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, ऑनर, सम्मान तथा पैशन यानी कि आत्मीय सुरक्षा भी देखी जाती है. इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक दूसरे को बनाने वाले, एक दूसरे का पालन पोषण करने वाले एम सेवियर यानी कि रक्षक भी हैं. वेदों एवं पुराणों में भी इनके साक्ष्य मिलते हैं. हमने हमेशा नेचर और उसके साधनों की पूजा की है. जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी जो नदियां हैं हम उनकी पूजा करते हैं. बड़, पीपल, नीम जैसे पेड़ पौधों की भी हम पूजा करते हैं. सन, मून और अर्थ की भी हम पूजा की जाती है. नेचर जो है बच्चों की तरह हमारा पालन पोषण करती है. इसके साथ ही हमारा जीवन जो है वो नेचर के बिना संभव नहीं है. नेचर इज़ ए लाइफ. जैसे जब हम धूप जलाते हैं तो उसकी खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है. उपनिषद में तो पृथ्वी को भगवान का शरीर, स्वर्ग को मस्तिष्क और सूर्य को आँख तथा चंद्रमा को आकाश माना गया है. अतः पेड़ पौधों को काटना और पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. हिंदू धर्म में मान्यता है कि अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को अर्घ्य देने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं. इससे नेचर या प्रकृति प्रसन्न होकर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है. इसीलिए ईसाई धर्म में तो प्रकृति को देवी माना गया है. नेचर की गोद में बैठ कर के वर्ड्सवर्थ, कीट तथा शैली विश्व के महान कवि बने. इस्लाम धर्म में की आयतों में भी जीव हत्या का निषेध है तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने को कहा गया है. हजरत अबू बकर ने कहा है कि फल देने वाले वृक्षों, फसलों व जानवरों को तबाह मत करो. मोहम्मद साहब स्वयं अपने शिष्यों को खजूर के पेड़ के पास बैठकर के शिक्षा देते थे. अकबर बादशाह हवन, यज्ञ, वेद, सूर्य प्रणाम, तुलसी तथा पीपल की पूजा में भी विश्वास करते थे. बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं भगवान बुद्ध, उन्होंने भी वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था. जैन धर्म में समस्त साधुओं के लिए प्राकृतिक वातावरण में विहार करना आवश्यक है. जैन धर्म में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा का निषेध किया गया है. इस तरह सभी धर्मों में प्रकृति को बचाने व उन्हें सुरक्षित रखने का प्रावधान है. अब हम आते हैं नेचुरल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट. प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण जो है वो एक ब्रॉड टर्म है यानी कि व्यापक अर्थ है इसका. जैसे कि इन्वायरमेंट से मतलब उन सभी कंडीशन से है जो किसी प्राणी के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है. इन्वायरमेंट का जो मीनिंग होता है, इन्वायरमेंट यानी चारों ओर का घेरा, अर्थात आपके चारों ओर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो आपका पर्यावरण कहलाता है. जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी, सन, स्टार, मून, स्काई आदि. ह्यूमन या मनुष्य द्वारा बनाए गए गांव, शहर, बांध, सड़क आदि भी इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं. इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो जिसे नेचर ने बनाया है, जैसे हिल्स है, प्लेन है, प्लेटू है, पठार, पेड़ पौधे, रिवर्स, एनिमल्स, जो कुछ भी आपको प्रकृति या नेचर में दिखाई देता है वह इन्वायरमेंट जो है नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है. और जो चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं जैसे कि गांव, नगर, मकान, सड़क, रेल, बांध एक्सेट्रा, ये सब जो है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहलाता है. पहले टाइप का जो इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं. फिजिकल इन्वायरमेंट 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जैसे कि बायोटिक, अबायोटिक, और हिंदी में जैविक या अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं. दूसरे प्रकार का जो पर्यावरण होता है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. इसे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण या सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं. यह भी 2 तरह का होता है. पहला जो हमें दिखाई देता है हम फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे घर, रोड, खेत, और
दूसरे तरह का पर्यावरण जो व्यवहार में दिखाई देता है, जैसे धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, त्योहार आदि। अब आते हैं नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट पे। नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें नेचर से रिलेटेड सभी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे कि लोकेशन हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू संरचना हो गई, रॉक यानी कि पत्थर हो गए, क्लाइमेट यानी जलवायु, वेजिटेशन यानी वनस्पति, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, वाटर बॉडी यानी महासागर आदि आते हैं। मानव का अस्तित्व इन्हीं सब तत्वों पर निर्भर करता है। सेकेंड है आपका कल्चरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। जो सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट हैं, ये आपसी संबंधों के द्वारा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। इसमें मानव निर्मित सभी चीज़ें आती हैं, जैसे सामाजिक व आर्थिक गतिविधियाँ हो गई, कृषि उद्योग हो गए, मानवों के रीति रिवाज हो गए, सड़कें हो गई, कृषि उद्योग हो गए, रेल मार्ग, सिंचाई के साधन, गवर्नमेंट सिस्टम, साइंस और टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ें शामिल हैं। मेन जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्वायरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफाई या परिवर्तन करता रहता है। इन्वायरमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल एंड फिजिकल एलिमेंट्स। जो इन्वायरमेंट है उसमें नेचर से रिलेटेड और ह्यूमन मेड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेकंड है आपका एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर सोर्स ऑफ इमेंस पावर। पर्यावरण के पास जो है शक्ति के बहुत सारे भंडार हैं। शक्ति के भंडार से हम यहाँ निकालेंगे, जैसे कोयले की खदानें हुई, पेट्रोल हुआ, ऐसे सोर्स जो भी पावर से रिलेटेड हैं वह भी एलिमेंट्स हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं। फिर आपका जो इन्वायरमेंट है वो विजिबल इनविजिबल दोनों होता है, दृश्य व अदृश्य। इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि पर्यावरण में मौसम से बोल सकते हैं कि वो चेंजेबल है। इन्वायरमेंट में जो रीजनल डाइवर्सिटी एक स्थानों से दूसरी जगह दूसरा स्थान पे इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट है टेरेस्ट्रियल यूनिटी। फिर है आपका देयर इज़ रेगुलेटरी इन द फंक्शनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। पर्यावरण की कार्य प्रणाली जो होती है उसका भी अपना एक कार्य होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ ए नेचुरल रेसिडेंस। जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, जैसे पेड़ पौधे हुए पक्षियों के रहने के लिए नेचुरल रेसिडेंस है, या जंगल हुए तो वो जानवरों को रहने के लिए, जंगली जानवरों के रहने के लिए होता है। तो इस तरह से फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो एक नेचुरल रेसिडेंस है। अब हम आते हैं रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट पे। जो नेचर है उसने ह्यूमन को अनेक उपहार दिए, जैसे चट्टानें हो गई आपकी, रॉक्स है, मिनरल्स है यानी खनिज हो गए, मिट्टी, सॉइल, रिवर, प्लांट्स एंड एनिमल, ये नदियाँ, पौधे, जीव जंतु, ये सब अपनी ह्यूमन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदान किए हैं। जो मूल्य रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी फिजिकल थिंग्स जब मानव के लिए उपयोगी हो जाती है तो उसे ही रिसोर्सेज कहा जाता है। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रदान किए हैं, जिनके निर्माण में मनुष्य की भूमिका कुछ भी नहीं होती है, तो ऐसे संसाधनों को हम नेचुरल संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड है आपका मैन मेड रिसोर्सेज। फर्स्ट जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज वो 2 टाइप्स का है, आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वो आते हैं जैसे एयर है, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट, और नॉन रिन्यूएबल में नॉन साइक्लिक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, साइक्लिक मेटालिक मिनरल्स, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फिर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत जो पॉपुलेशंस हो गई, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, वर्किंग एफिशिएंसी यानी कि सोशल रिसोर्सेज कहलाए। फिर आपका मैन मेड रिसोर्सेज जो मनुष्यों ने बना है, बिल्डिंग्स है, रोड, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं जितनी भी होती हैं मैन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं।